हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। ये इतिहास का प्रैक्टिस सेट है और लगभग 10 प्रश्न मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया था, लेकिन किसी तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो डिलीट हो गया, इसीलिए आपको ये प्रश्न में ये टिक किया हुआ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन 2-4-10 प्रश्न के बाद आपको ये नज़र नहीं आएंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक अगर आपको कुछ लाभ उठाना है। और एक ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ये सवाल किया था कि मैम आपने पिछले बार भी बताया था इसी तरह के कुछ प्रैक्टिस सेट और बुक जिससे कि कोई प्रश्न नहीं आया था। तो ऐसे कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि मेरा ये बताना या मेरा किसी भी तरह से आपके एग्ज़ाम से बिलोंग नहीं कर रहा है टॉपिक, तो आप बिल्कुल अपना समय बर्बाद ना करें, आप अपने अनुसार अपनी तैयारी करें। बाकी आप बिहार बोर्ड से बचकर कहीं नहीं जा सकते हैं। सामाजिक अध्ययन आपका है तो आपको इसी का के चक्कर लगाने पड़ेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरा भी ये दावा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ आपसे वही पूछे जाएंगे, या फिर आप भी ये नहीं कह सकती हैं आप जो अपने से पढ़ रहे हैं आपको उसी से सवाल पूछा जाएगा। तो बेहतर है इधर उधर सोच कर समय बर्बाद करने से 10-15 मिनट इस चीज़ों पर एकाग्रतापूर्वक ध्यान लगाएं तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है, हानि कहीं से भी नहीं होने वाली है। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपको सामाजिक अध्ययन के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इतिहास, राजनीति शास्त्र और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के क्लास 9th का कंप्लीट हो गया है, 10th अभी हमने शुरू नहीं किया है। प्रैक्टिस सेट भी आपको कई मिल जाएंगे, नोट्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिल जाएंगे इस चैनल की प्लेलिस्ट में, एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो पुराने हैं उनको पता है कि आपके लिए हम क्या कर रहे हैं और आपको क्या कुछ प्रोवाइड करवाया है। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा ग्रंथ है? कुछ वेदों के उपवेद होते हैं जिसको जानना जरूरी होता है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद हैं, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वेद एवं उसके उपवेद का कौन सा युग्म सही? तो यहाँ पर आपने यजुर्वेद के बारे में जान लिया, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। तो यहाँ पर सामवेद का जो नाट्यशास्त्र दिखाया जा रहा है इसका युग्म सही नहीं है। तो कुल मिलाकर चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में आपने तीनों वेदों के उपवेद को जान लिया है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र है उपवेद। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में शिक्षक को कनक काटर कहा जाता था? तो आपको ये पता है शिक्षक को गुरु भी कहा जाता था, कहा जाता है, और आचार्य भी हम लोग कहते हैं। और कनक काटर ये पहली बार सुनने में आपको समझ में आ रहा होगा। तो संगम काल में शिक्षक को कनक काटर कहा जाता था, इसीलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। और अगला जो प्रश्न है, गुप्त काल में शिक्षित एवं योग्य महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में शिक्षित एवं योग्य महिलाओं को सील भट्टारिका कहा जाता था। प्रश्नों को हूबहू इस तरह आपके सामने में पेश नहीं किया जा सकता है, इसको इस तरह से भी पलटा दिया जा सकता है। शिक्षित एवं योग्य महिलाओं को सील भट्टारिका किस काल में कहा जाता था? या फिर सील भट्टारिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता था? तो इस तरह के प्रश्नों को आपको एक बार बस प्रश्न को सुनकर और आंसर को माइंड में रखिएगा। इससे कितना भी तोड़कर आपसे प्रश्न किया जाए आप आंसर करके ही आएंगे। अगला प्रश्न है आपका, संगम काल में वेत्थी पूजा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? संगम काल से कई सारे प्रश्न अभी तक में आपने देखा, और ये जो प्रैक्टिस सेट आपके सामने में मैं ला रही हूँ किसी भी सब्जेक्ट का, तो एक ही टॉपिक से सारे प्रश्न निकाल कर दिए जाते हैं, मैक्सिमम प्रश्न। अभी आप देखिएगा संगम काल से आपको कितने प्रश्न मिलेंगे। तो मुझे तो ये इसीलिए ये समझ में आ रहा है कि अच्छा प्रैक्टिस सेट है। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग खुद टैलेंटेड हैं। तो यहाँ देखेंगे कि संगम काल में वेत्थी प्रथा जो है, इस पशुओं की चोरी और लूट प्रथा को ही संगम काल में वेत्थी प्रथा का। तो दुर्ग आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा है। तो सिंधु सभ्यता में पत्थर से बना हुआ निर्माण किया हुआ दुर्ग अलीमुराद में मिला है। और सिंधु सभ्यता में घोड़े के दांत किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के दांत राजा घुंडे से प्राप्त हुए हैं। आपको ये याद रखना है, घोड़े की दांत राजा अक्सर घुड़सवारी करते थे, तो घोड़े की दांत राजा घुंडे घोड़े की दांत घुंडे से मिली है, तो राजा घुंडे आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। और संगम काल में परामर्शदाताओं की सभा क्या कहलाती थी? तो ऐसी सभा जो संगम काल में राजाओं को परामर्श देते थे उनको पंचावरम कहते थे। अभी जिसको हम लोग पंच वगैरह कहते हैं उस समय पंचावरम कहा जाता था। और संगम काल में राजा का जन्म प्रतिवर्ष मनाया जाता था। इस उत्सव को क्या कहते थे? तो संगम काल में राजा के जन्म उत्सव को पेरुनल कहते थे, ये महत्वपूर्ण है। और मानसार
ये भी पूछा जा सकता है राजा के जन्म उत्सव को पेरुनल किस काल में कहा गया है, तो संगम काल, गुप्त काल आपको दे दिया जा सकता है, कई काल इस तरह के दे दिया जा सकते हैं, आगे दिया जा सकता है। अगला है आपका मानसार पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो मानसार संगीत कला, वास्तुशास्त्र, नृत्य, तो वास्तुकला से मानसार पुस्तक का संबंध है। और सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर किस पशु का चित्र नहीं पाया गया है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर अलग अलग पशुओं के चित्र पाए गए हैं। तो घोड़ा एक ऐसा पशु है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी प्रांत में किसी भी मोहरे पर घोड़े का चित्र नहीं पाया गया है। और अगला प्रश्न आपका है, मौर्य काल में खान और खनन कार्य का अधिकारी क्या कहलाता था। तो यहाँ पर मैंने कट कुट किया है, यहाँ करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा कि मौर्य काल में जो भी राजा होते थे उनके 28 अध्यक्ष होते थे। तो यहाँ पर आपने एक बात जाना कि 28 अध्यक्ष होते थे, कि 28 अध्यक्ष होते थे और ये मंत्रियों के नीचे के विभाग के अध्यक्ष होते थे, यानी राजा के बाद पहले मंत्री, चेस में भी आप देखते हैं, उसके बाद है आपका अध्यक्ष। और ये जो 28 अध्यक्ष थे अलग अलग क्षेत्र में थे। तो ये जो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सीता अध्यक्ष, लवना अध्यक्ष, ये है अकारा अध्यक्ष। तो चूँकि खान और खनन कार्य के बारे में पूछा गया है, तो ये अकारा अध्यक्ष जो है खान और खनन कार्य के अधिकारी को अकारा अध्यक्ष कहा जाता था। अब इसी प्रश्न को क्यों सेट किया गया है, तो जिन्होंने इस प्रैक्टिस सेट को बनाया होगा उन्होंने ये गौर किया होगा कि खान और खनन कार्य के अधिकारी के बारे में ही पूछा जाता होगा, इसीलिए उन्होंने सिर्फ इसी चीज़ को लिया है। नहीं तो टोटल आपके मौर्य काल में 28 अध्यक्ष की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, वैदिक काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई पहली धातु क्या थी। वैदिक काल, इसमें ये भी आप देखेंगे काल को भी आप लगातार समझ रहे हैं, गुप्त काल, संगम काल, मौर्य काल, अब आया है आपका वैदिक काल। तो वैदिक काल में तांबा और महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थल से है। ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है जबकि बहुत इजी है। तो ये है आपका सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन 5 ब्राह्मण और सन्यासियों को दिया था जो पहले उनसे बिछुड़ गए थे। उनका यह पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। और सारनाथ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर 5 सन्यासियों के साथ एक संघ की स्थापना की गई है, यानी कि आपको वो मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो प्रथम उपदेश, इसको अगर हम सर्वप्रथम कर देते हैं तो सारनाथ हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध 2 अश्वमेध यज्ञ करने से है। तो ये भी आपने पढ़ा है। तो ये हैं आपके पुष्यमित्र शुंग। आपने हिस्ट्री में मैंने आपको ये बताया है कि इनके द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख और मालविकाग्नि मित्रम नामक पुस्तक से मिलती है, पुष्यमित्र शुंग की। और इसमें ये भी है कि महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि इस यज्ञ के पुरोहित थे। ये जो 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था, तो इसके जो पुरोहित थे वो थे आपके महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का संबंध धर्म से है। सिंधु घाटी सभ्यता में तो ये कुबड़ वाला सांड का संबंध धर्म से है, यानी कि इनको देवता के रूप में पूजा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। आगे है आपका पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये आपके मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी और पाटलिपुत्र से जुड़ा हुआ है, जिसको याद रख लीजिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल पहले किस धर्म से संबद्ध थे। तो सबसे पहले तो ये है कि मक्खलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खलीपुत्र गोसाल। और ये किस धर्म से संबद्ध थे, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जैन धर्म से संबद्ध थे। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा था, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य एक नया शब्द जोड़ा था, शब्द नहीं बल्कि इसको आप शब्द नहीं कह सकते हैं, एक ब्रह्मचर्य जोड़ा था, दिनचर्या, यानी कि महावीर जैन ने बौद्ध धर्म से थोड़ा सा एक अलग चीज़ हटकर
और अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? क्योंकि गुप्त काल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ है, ये आपने पढ़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? तो ये आप जो देख रहे हैं खजुराहो का महादेव मंदिर, ये गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड के चंदेल शासकों ने खजुराहो में अपनी राजधानी बनाई थी। इसी वंश के शासक ने, यानी कि जो चंदेल शासक थे, उस वंश के शासक ने खजुराहो में विश्वविख्यात मंदिर की स्थापना की थी। तो ये गुप्त काल का मंदिर नहीं है। और निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है? किस ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है? तो ये है आपका विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। प्राचीन भारतीय सिक्के, आहत सिक्के से क्या तात्पर्य है? आहत सिक्के, जिसको आहत करके बनाया जाता है, ये आपने एनसीईआरटी के हिस्ट्री में पढ़ा है और ये महत्वपूर्ण है। तो यह है सिक्के पर गहरे निशान, बिल्कुल चोट देकर, आहत मतलब चोट पहुंचाना, और चोट करके जिस सिक्के का निर्माण किया गया उसे आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारों का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथों से है? प्राचीन भारतीय दार्शनिक, और ये है आपका उपनिषदों से है इनका संबंध, क्योंकि उपनिषद जो है ये पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है और इस दार्शनिक ग्रंथ की संख्या टोटल 108 है। ये आपको याद रखना है, ये बताया गया है और 108 ही मान के आपको चलना पड़ेगा। और वर्तमान काल में अभी सारे उपनिषद अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है और इनमें जीव, ईश्वर, माया जैसे दार्शनिक पक्ष पर प्रकाश डाला गया है, जिसको कि आप लोग फिलॉसफी कहते हैं। तो इसीलिए ये जो है उपनिषद की संख्या 108 है और ये दार्शनिक उपनिषद है। उपनिषद जो है ये दार्शनिक विचारों से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल क्या है? कार्बन डेटिंग के आधार पर, तो कार्बन डेटिंग के आधार पर आपका 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, ये मैंने आपको बताया है। तो ये है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ये नगर में रहने वाला ग्रामीण था या वनवासी था या मिश्रित था? तो ये सब देखिए जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन हो रहा है। ये नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो के खुदाई स्थल का संबंध निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता से है? किस पुरातत्ववेत्ता से है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई का संबंध जो है ये रखाल दास बनर्जी से है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और निम्नलिखित में से किस स्थल पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी? यानी जो आपने एनसीईआरटी बुक में भी देखा है, कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो किस जगह से मिली थी? तो ये जगह है आपका मोहनजोदड़ो, यहाँ से मिली हुई है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकान निर्माण में निम्नलिखित में किसका उपयोग हुआ था? हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो मकान का निर्माण हुआ था उसमें किस चीज़ का निम्नलिखित में से उपयोग हुआ था? तो ये है आपका ईंट का। और आखिरी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का देखिएगा, आगे हम फिर अगले क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो बड़ा हो जाता है इसीलिए आप लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर चूड़ियों के अवशेष मिले थे? चूड़ियों की, तो ये है आपका कालीबंगा। कालीबंगा में चूड़ियों के अवशेष मिले थे। तो बाकी इसका अगला जितना भी प्रश्न बचा है इस प्रैक्टिस सेट में आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। हिस्ट्री वाले चूँकि ज़्यादा कैंडिडेट हैं और वो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं क्लास को, तो आप लोग एक चीज़ कमेंट कर बताइएगा, एक प्रैक्टिस सेट में 62 से 63 प्रश्न हैं, क्या आप लोग एक ही वीडियो में इस सारे प्रश्न को देखना चाहेंगे? तो हम फिर कल से यही करेंगे। 15 मिनट का वो वीडियो ना होकर के आधे घंटे का हो जाएगा। तो यही करेंगे, एक साथ ही सारे प्रश्न 60-62 प्रश्न को आपके सामने में रख देंगे, या फिर इसी तरह 30-30, 32-32 प्रश्न लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आशा करते हैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।